I'm here with the second recording of न्यूप्लेजिया एंड मैं आपको एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। पहले तो हमने सिर्फ टर्म्स पढ़ी है, नोमेनक्लेचर पढ़ा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्यूमर ग्रो क्यों करता है, कैसे ग्रो करता है, और क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से कोई भी सेल कहीं भी एक शिज़ोफ्रेनिक हो जाता है और वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो उसे मल्टीप्लाई करना शुरू करवा देते हैं और फिर वो एक एफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है अपनी ग्रोथ में, अपनी प्रोलिफरेशन में। उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल ग्रोथ के एंड एबनॉर्मल ग्रोथ के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ये एक टिश्यू है, ठीक है, और ये एक एबनॉर्मल टिश्यू है, ये एक नॉर्मल टिश्यू है, ये एक एबनॉर्मल टिश्यू है। ठीक है, नॉर्मल टिश्यू में अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? होगा ये कि जो साथ वाले जो नेबरिंग सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे और इस चीज़ को हील कर देंगे, इस चीज़ को प्रोलिफरेट करके हाइपरप्लास्टिक होके जो डैमेज था उसको रिकवर कर देंगे। ये नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल में फिर हुआ क्या? हाइपरप्लेजिया हुआ, न्यूप्लेजिया नहीं हुआ। एक कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेटेड स्प्रेड हुआ नेबरिंग सेल्स का, जिन्होंने जो नेबरिंग डैमेज था उसको रिकवर करने के लिए हाइपरप्लेजिया हुआ और सेल्स ने कवर अप कर दिया उस डैमेज को और वो जगह हील हो गई। ये तो हुआ हाइपरप्लेजिया, ये तो हुआ नॉर्मल ग्रोथ। फिर अब नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल में होगा कि अगर ये यहाँ पे डैमेज हुआ है तो फिर हमने क्या बात पढ़ी? हमने ये पढ़ा कि न्यूप्लेजिया में एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। ठीक है, न्यूप्लास्टिक सेल एबनॉर्मली ग्रो करेगा, न्यूप्लाज्म करेगा, तो फिर होगा ये कि वो प्रोलिफरेट तो करेंगे, हाइपरप्लेजिया तो होगा, लेकिन वो न्यूप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्टिमुलस है हमने उसे एक दफ़ा ही दिया था, लेकिन अब उसे स्टिमुलस की भी जरूरत नहीं है। अब ग्रोथ एटोनॉमस है और वो प्रोलिफरेट किए जा रहा है, वो प्रोलिफरेट किए जा रहा है, किए जा रहा है। जो नेबरिंग सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट किए जा रहे हैं और सिग्नल्स जा रहे हैं और यहाँ पे एक एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाएगी, एक ट्यूमर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्यों होगा ये मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन इस बात से हमें क्या समझ आई? इस बात से हमें ये समझ आई कि ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्फ सफिशिएंट है ग्रोथ सिग्नल्स में। ठीक है, इसको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। इसे अगर एक दफ़ा स्टिमुलस मिला था, अब इसे फर्दर स्टिमुलस की ज़रूरत है ही नहीं। अब इसे फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ग्रो करने के लिए, ये खुद ब खुद ही ग्रो करता रहेगा आगे। ठीक है, कैसे करता रहेगा, कौन करवाएगा? लेट्स डिस्कस दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये एक सेल है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे नेम्स नहीं लिख सकता, तो आप खुद ही याद रखिएगा, सेट ऑफ जीन्स होंगे। ठीक है, ये सेट ऑफ जीन्स हर न्यूक्लिएटेड सेल में मौजूद हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रोटोऑन्कोजीन्स। ठीक है, ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं इनका काम क्या है? कहीं भी डैमेज होगा तो फिर ये प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स देते हैं, किसको? उस जगह को जहाँ पे प्रोलिफरेशन होनी चाहिए, उन सेट ऑफ जीन्स को कि जिनको सिग्नल्स रिसीव होते हैं और वो प्रोलिफरेशन को एनहेंस करते हैं या इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो फिर प्रोटोऑन्कोजीन्स ने, जो कि नॉर्मल जीन्स हैं, जिनमें कोई आपको ऑन्कोजीन्स बीच में आ रहा है तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि जिनमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो एबनॉर्मल है, नहीं, बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है। तो जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं उन्होंने सिग्नल्स देने हैं इस एक अदर सेट ऑफ जीन्स को, जो प्रोलिफरेशन इनिशिएट भी करेंगे और जो प्रोलिफरेशन को मुसलसल होने भी देंगे। लेकिन एक और सेट ऑफ जीन्स हैं कि जो इसी को इनहिबिटरी सिग्नल्स देके रोक देते हैं कि जब हमें लगता है कि प्रोलिफरेशन कंप्लीट हो चुकी है और हमें जितनी प्रोलिफरेशन चाहिए थी वो हो गई, वो सेट ऑफ जीन्स यहाँ मौजूद होंगे और उन सेट ऑफ जीन्स को हम ये कहेंगे ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं। ये नॉर्मल जीन्स हैं, इनका नाम एबनॉर्मल सा लगता है, लेकिन ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स जो हैं ये एबनॉर्मल जीन्स हैं, नॉर्मल जीन्स हैं। और ये क्या करेंगे? ये एक
इनहिबिटरी सुप्रेसर सिग्नल्स देंगे उस प्रोलिफरेशन को कि अब हमें और प्रोलिफरेशन की ज़रूरत नहीं है, सो आप रुक जाएं। ठीक है, आप इसको किस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं इस बात की? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कार है कि जिसका एक्सीलेटर हमने दबा दिया, लेकिन हमारे पास ब्रेक्स नहीं है। हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं जो कि प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स दे रहे हैं इन सेट ऑफ जीन्स को, लेकिन हमारे पास ब्रेक्स नहीं है, हमारे पास ट्यूबर सुप्रेसर जीन नहीं है, और कार स्पीड से स्पीड अप होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और एक्सेलरेट होती जा रही है, एक्सेलरेट होती जा रही है। हमारे पास गैस पेडल पे पैर रखने के लिए तो पैर है, लेकिन ब्रेक दबाने के लिए पैर नहीं है। हमारे पास एक माजूर बंदा है, ठीक है, जिसकी एक टांग नहीं है और वो ब्रेक्स नहीं दबा सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको क्या लगता है, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? वो कार तो कहीं भी जाके हिट कर सकती है क्योंकि हमारे पास ब्रेक्स नहीं है। सो इसी तरह इनमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। हमारे पास प्रोलिफरेशन के लिए सिग्नल्स आ रहे हैं प्रोटो ऑन्कोजीन से, हमारे पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन से इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आ रहे, इसलिए ट्यूमर एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है। ऐसा नॉर्मल सेल में नहीं होता। ठीक है, तो फिर हुआ क्या? इससे हुआ क्या? हमें यह पता चल रहा है हर चीज में कुछ गेन ऑफ फंक्शन है एंड कुछ लॉस ऑफ फंक्शन है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलिग्नेंसी। हमें यह पता चला कि यहां पे गेन ऑफ फंक्शन हो गया क्योंकि प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स एनहांस हो गए, और यहां पे लॉस ऑफ फंक्शन हो गया क्योंकि ट्यूमर सुप्रेसर जीन काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल्स दे ही नहीं रहा। सो फिर गेन ऑफ फंक्शन प्रोटो ऑन्कोजीन्स पे है, लॉस ऑफ फंक्शन ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स पे है। फिर पहला फंक्शन क्या था कि सेल्फ सफिशिएंट थे अपनी ग्रोथ सिग्नल्स में प्रोटो ऑन्कोजीन्स की तरफ से। दूसरी बात क्या हुई? इनसेंसिटिव हो गए ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स के लिए। या तो ये इनसेंसिटिव हो जाएंगे, ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स इनके पास आएंगे ही नहीं, या इनसेंसिटिविटी इसलिए होगी क्योंकि ट्यूमर सुप्रेसर जीन सिग्नल भेजेगा ही नहीं। तीसरी चीज, हर ट्यूमर में, हर ट्यूमर सेल में, या नहीं बल्कि हर न्यूक्लिएटेड नॉर्मल सेल में एक टूल बॉक्स होता है पंक्चर लगाने के लिए। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि हर दिन हर डीएनए में 10,000 डैमेजेस होते हैं, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, उन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए, तो फिर डैमेज होता है तो हर सेल ट्यूमर तो नहीं बन जाता, उनको रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक रिपेरेटिव टूल बॉक्स होता है। ठीक है, उस टूल बॉक्स को हम कहते हैं डीएनए रिपेयर जीन। ये जो डीएनए रिपेयर जीन सेट ऑफ जीन्स होते हैं, ये कोई एक जीन नहीं है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, सेट ऑफ जीन्स हैं। ये जो टूल बॉक्स रिपेयर जीन है, ये जो हमारे पास डीएनए रिपेयर जीन है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, ये जो डीएनए रिपेयर जीन ये जो डीएनए रिपेयर जीन है, ये क्या करेगा? इनिशियली जब डैमेज आएगा, ये जैसे ही उसे ये लगेगा कि प्रोलिफरेशन नहीं रुक रही है या फिर कहीं भी डीएनए में डैमेज है, इस प्रोलिफरेशन की वजह से डीएनए डैमेज हो रहा है, तो ये उनको इनहिबिटरी सिग्नल्स देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी इम्पेयर्ड है, डीएनए रिपेयर जीन भी इम्पेयर्ड है। और अगर डीएनए रिपेयर जीन भी इम्पेयर्ड होगा तो फिर वो जो रिपेरेटिव एफर्ट्स थी सेल की डीएनए को बचाने के लिए, वो नहीं हो पाएंगी। तो फिर डीएनए रिपेयर जीन में गेन ऑफ फंक्शन हुआ या लॉस ऑफ फंक्शन हुआ? इसमें भी लॉस ऑफ फंक्शन हुआ। ठीक है, सो तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात ये हुई कि डीएनए रिपेयर जीन इज डिसफंक्शनल। चौथी बात क्या होगी? अभी तक हमने ग्रोथ की बात की है कि ग्रोथ में प्रोलिफरेशन बढ़ रही है। ठीक है, अब हम एक और बात भी करेंगे, एक और कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, सर्वाइवल ऑफ मैलिग्नेंट सेल या नियोप्लास्टिक सेल की। अभी तक हमने ग्रोथ की बात की कि प्रोलिफरेशन बढ़ रही है, सर्वाइवल कैसे बढ़ रहा है? चलें, प्रोलिफरेशन की तो बात हो गई, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? सर्वाइव इस तरह कर रहे हैं कि देखें क्या होता था, आपको याद होगा इन्फ्लेमेशन में भी मैंने आपको बताया था, एपोप्टोसिस पढ़ाते हुए भी मैंने आपको बताया था कि अगर एपोप्टोसिस तब होता है कि जब आपके सेल की
इतनी एफर्ट नहीं रहती कि सेल इतना डैमेज हो चुका होता है कि आपका जो टूल बॉक्स है, आपका जो रिपेयर जीन है, वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता। इतना डैमेज हो जाए कि वो रिपेरेटिव ना रहे, वो रिपेयरेबल ना रहे। तो फिर इतना डैमेज जब हो जाता है तो फिर एपोप्टोसिस हो जाता है, सेल डेथ हो जाती है। बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम उसको ये समझें कि एक सेल जो डैमेज्ड है और वो बीच में घूमता रहे और किसी भी टाइम पे उसको कोई रेडियोथेरेपी हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी और केमिकल डैमेज हो और उसकी वजह से वो एबनॉर्मल हो जाए और उसके प्रोटोऑन्कोजीन्स में एक फंक्शन एक एबनॉर्मल फंक्शन आ जाए और वो प्रोलिफरेशन इंक्रीज कर दें, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर इसको तो ये तो फिर एक ट्यूमर जनरेट कर देगा। तो बजाय इसके कि एक डैमेज सेल बाद में एक ट्यूमर सेल बन जाए, न्यूप्लास्टिक सेल बन जाए, इससे पहले एपोप्टोसिस हो जाती है और हम उसको किल कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस डीएनए को रिपेयर नहीं किया जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलिए यहीं भी बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं, जब ये एबनॉर्मल हो जाएं इस कदर कि ये विदाउट एनी स्टिमुलस ऑटोनोमसली मुसलसल प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स देना शुरू कर दें इस जीन को, इस सेट ऑफ जीन को, इसको क्या कहेंगे? इनको फिर हम कहेंगे ये प्रोटोऑन्कोजीन्स नहीं, अब ये ऑन्कोजीन्स हैं। ठीक है, अब इनको हम प्रोटोऑन्कोजीन्स नहीं कहते, हम इन्हें ऑन्कोजीन्स कहते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स से ऑन्कोजीन्स में कब बदलेंगे? जब उनमें ऐसा डैमेज होगा जो रिपेरेबल नहीं हो सकता, जब वो उनमें एपोप्टोसिस नहीं हो सकती, जब उनमें ट्यूमर सुप्रेसर जीन काम नहीं कर रहा, जब उनमें डीएनए रिपेयर जीन काम नहीं कर रहा, जब उन्हें रेडिएशन या वायरस या केमिकल्स जो हैं उनकी पूरी कन्फिग्रेशन ही चेंज कर रहे हैं, तब प्रोटोऑन्कोजीन्स जो हैं वो ऑन्कोजीन्स में बदल सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एपोप्टोसिस की। तो फिर अगर हमने ये देखा कि ये सेल जो है इसमें डैमेज आ चुका है और वो रिपेयरेबल नहीं है, तो अब एपोप्टोसिस होनी चाहिए, लेकिन इसमें एपोप्टोसिस नहीं होगी। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है न्यूप्लास्टिक सेल का। ठीक है, एवेजन ऑफ एपोप्टोटिक मैकेनिज्म। क्या है एवेजन ऑफ एपोप्टोटिक मैकेनिज्म? आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हर सेल में एक प्रो एपोप्टोटिक जीन है और फिर एक एंटी एपोप्टोटिक जीन है। ठीक है, अब इनमें ये काउंटर रेगुलेट करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। वो हमने पढ़ा भी था एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस में। ठीक है, क्या लगता है आपको किस में गेन ऑफ फंक्शन हो चुका है, किस में लॉस ऑफ फंक्शन हो चुका है? जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है, जैसे ये प्रो एपोप्टोटिक जीन है, इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो चुका है, क्योंकि इनमें लॉस ऑफ फंक्शन हो चुका है, क्योंकि ये एपोप्टोसिस करवा ही नहीं रहे। और जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है, ये जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है, इनमें गेन ऑफ फंक्शन हो चुका है, क्योंकि ये एपोप्टोसिस होने ही नहीं दे रहे। अब प्रो एपोप्टोसिस हो नहीं रही, एंटी एपोप्टोसिस हो जा रही है, तो फिर एंटी एपोप्टोटिक जो सेल्स होंगे, एंटी एपोप्टोटिक जो जीन्स होंगे, वो जीन्स जो हैं वो ओवरवर्क करेंगे और फिर जो प्रो एपोप्टोटिक हैं वो अंडरवर्क होंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रो एपोप्टोसिस नहीं करवा रहे, हालांकि वो ये देख रहे हैं कि ये इस वक्त डीएनए वेल डैमेज्ड है, इस वक्त हमें इसे एपोप्टोसिस करवा देनी चाहिए, सेल प्रोलिफरेशन को स्टॉप करवा देना चाहिए, क्योंकि अब ये कैंसरस प्रोलिफरेशन हो रही है। तो फिर ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू आपका सुप्रेशन हो जाती है, ओवर प्रोलिफरेशन या हाइपर प्रोलिफरेशन, उसकी सुप्रेशन हो जाती है। बेशक आपके पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन ना भी हो तो भी, देखें हर सेल की या हर डीएनए की एक लिमिटेड कॉपीज होती हैं। वो हर डीएनए की रेप्लिकेट करने के लिए, सेल प्रोलिफरेट करने के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मली ये होता है कि 50 कॉपीज बनाता है एक नॉर्मल डीएनए अपनी। नॉर्मल सेल 50 टाइम्स प्रोलिफरेट कर सकता है। कुछ सेल्स ओवर प्रोलिफरेट भी करते हैं, उसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन जो इसी तरह एपोप्टोसिस एंड प्रो एपोप्टोसिस में भी ऐसा ही होता है। किस तरह कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कुछ घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे के लिए सर्वाइव करते हैं और उसके बाद प्रो एपोप्टोटिक जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसे किल कर देते हैं, उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। लेकिन सिमिलरली लिम्फोसाइट्स एक साल तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनमें प्रो एपोप्टोसिस की इनिबिशन हुई होती है और एंटी एपोप्टोटिक हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं।
अगर हम बात करें अगर हम बात करें प्रोलिफरेशन की, अगर हम बात करें तो फिर सेल्स की प्रोलिफरेशन, अभी इवेजन ऑफ एपोप्टोटिक मैकेनिज्म हो गया। अब एक और मैकेनिज्म है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूप्लास्टिक सेल को नॉर्मल सेल से, वो है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी। अब ये लिमिटलेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी क्या है? कैसे कोई सेल लिमिटलेसली लिमिटलेसली रेप्लिकेट कर सकता है? हालांकि मैंने तो अभी आपसे ये कहा है कि वो 50 कॉपीज बना सकता है मैक्सिमम। कुछ सेल्स उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ये क्रोमोसोम बनाने की कोशिश की है। अच्छा चलें। अच्छा, अब इसमें क्या है जी? ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ठीक है। अच्छा, अब हर डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उसके एंड्स जो हैं, कुछ एंड्स उसके रिमूव हो जाते हैं। ये एंड्स को कहा जाता है टीलोमेयर, ठीक है। ये टीलोमेयर जो हैं, ये उसको रेप्लिकेट, जब जब रेप्लिकेट होता है, इसका थोड़ा सा टीलोमेयर रिमूव हो जाता है। इसलिए जब 50 कॉपीज हो जाती हैं तो ये जो टीलोमेयर है, ये कम होते 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 इतना कम हो जाता है कि सेल को पता चल जाता है कि अब मैं और रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सो ये नेचुरली, इसी तरह सेल में अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं भी है तो उसकी कैपेसिटी ही 50 है, उससे ज़्यादा वो रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा सेल प्रोलिफरेट हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा डीएनए रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। सो टीलोमेयर ही खत्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। रिमूव होते 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 टीलोमेयर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ सेल्स जो नॉर्मली भी ज़्यादा कॉपीज बनाते हैं, उनकी फिर एक एक्टिविटी होती है, उनमें एक खसूसियत होती है, उसमें टीलोमरेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये टीलोमरेज एंजाइम करता क्या है कि जैसे ही रेप्लिकेशन होती है, ये यहाँ पे और टीलोमेयर जनरेट कर देता है। फिर जैसे और फिर रेप्लिकेशन होती है, फिर ये और टीलोमेयर जनरेट कर देता है, फिर रेप्लिकेशन होगी, फिर टीलोमेयर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर कॉपीज बढ़ती जाएंगी। अब क्या होगा इस जो मैंने भी आपसे बताया लिमिटलेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी में? अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि न्यूप्लास्टिक सेल में क्या होगा। न्यूप्लास्टिक सेल में ये होगा कि एक और जीन होगा, एक और सेट ऑफ जीन्स होंगे। ये जो सेट ऑफ जीन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये एक्चुअली लिमिटलेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी करवा देंगे न्यूप्लास्टिक सेल में बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ व्हाट? टीलोमरेज, राइट। सो टीलोमरेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, और उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? रेप्लिकेट करता जाएगा और प्रोलिफरेशन होती रहेगी। तो फिर बेशुमार कॉपीज बन जाएंगी, विच इज नेसेसरी फॉर एबनॉर्मल ग्रोथ। ये सारी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी हैं अगर कोई सेल अपने आप को कहे कि मैं न्यूप्लास्टिक हूँ, या फिर आप उसे माइक्रोस्कोपिकली फाइंड आउट करें कि ये न्यूप्लास्टिक सेल है। एक और चीज़, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। एक सेट ऑफ जीन्स हैं, ये सेट ऑफ जीन्स क्या करेंगे? ये सेट ऑफ जीन्स ये करवाएंगे कि ये एक एंजियोजेनेसिस करवाएंगे नेबरिंग सेल्स में, वेजल्स पहुंचाएंगे उस ट्यूमर सेल को, उस मेलिग्नेंट ग्रोथ को, ताकि वहाँ पे अच्छे तरीके से सारे ट्यूमर जनरेट हो सके। सो उन्हें ये कहेंगे कि ये, इन्हें हम ये कहते हैं, ये एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं। ये जो एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं, ये सब में मौजूद हैं, सब सेल्स में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ये ओवर वर्क करेंगे और ये सस्टेन्ड रहेंगे और नेबरिंग टिश्यूज से, ब्लड वेजल्स से कोलेटरल्स बनाएंगे जो इस ट्यूमर को सप्लाई करना शुरू कर देगी। सो ये एबनॉर्मल जीन जो है, ये इस एबनॉर्मल ग्रोथ को ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस होना ज़रूरी है, किस में? न्यूप्लास्टिक सेल में, ठीक है। एक और सेवंथ बनती है, जितनी मैंने आपको बता दी है। जो सेवंथ है उसमें क्या है कि कैपेसिटी ऑफ इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी कि कैपेसिटी ऑफ इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में, क्योंकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनके पास प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो आसपास के नेबरिंग सेल्स को डैमेज करके उनमें
लेस डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से अटैक कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं। 7th, इन्विजन एंड मेटास्टेसिस। अच्छा, कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे कि 7 ही लिखी होती हैं नॉर्मली बुक्स में। एस्केप फ्रॉम इम्यूनिटी। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि हर न्यूक्लियेटेड सेल की सरफेस पे, हर न्यूक्लियेटेड सेल की सरफेस पे MHC1 जो है वो होता है, और नेचुरल किलर सेल्स अपने एक हाथ से उस सरफेस को पैल्पेट करता है, और उस सरफेस को पैल्पेट करने के बाद ये दिखता है कि मैंने जो पैल्पेशन की है इससे मुझे मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है MHC1 की जो इंटेंसिटी या डेंसिटी है वो कम्प्लीटली मिल रही है या नहीं। अगर तो वो कम है तो इसका मतलब है उस सेल में कुछ चल रहा है, उसने कोई वायरस को जगह दी हुई है अपने अंदर, या किसी बैक्टीरिया को, किसी एंडोटॉक्सिन को, किसी एक्सोटॉक्सिन को, किसी पैरासाइट को। दैट्स वाई MHC1 सरफेस पे अब पूरे तरीके से शो नहीं हो रहा, फिर नेचुरल किलर सेल्स को किल कर देता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें भी यही होगा, एस्केप होगा ये इम्यूनिटी का। कैसे? ये अपने MHC1 को कम नहीं होने देगा। अगर होने भी देगा तो ये इम्यूनिटी को इतना कम कर देगा, इतना सुप्रेस कर देगा कि इम्यूनिटी या तो इसको पहचान नहीं पाएगी, या ये अपने आप को इस तरह डिफरेंशिएट कर देगा कि ये MHC1 को कम नहीं होने देगा और वो स्किप कर जाएंगे नेचुरल किलर सेल्स से। नेचुरल किलर सेल्स नहीं पहचान पाएगा कि ये कैंसरस सेल्स हैं। सो ये एक और करेक्टरिस्टिक्स है, इम्यूनिटी, एस्केप फ्रॉम इम्यूनिटी बाय न्यूप्लास्टिक सेल्स। सो ये 7-8 करेक्टरिस्टिक्स थी जो बहुत ज़रूरी हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए न्यूप्लास्टिक सेल्स को मैलिग्नेंट सेल्स को। ये होंगी तो हम कहेंगे ये एक न्यूप्लास्टिक सेल है। ठीक है, सॉरी, न्यूप्लास्टिक सेल फ्रॉम नॉर्मल सेल। दैट्स इट फॉर टुडे।